द मार्शियन फिल्म जो मार्स के ऊपर बनी थी, वो $108 मिलियन में बनी थी और भारत का मंगलयान MOM वो $73 मिलियन के लागत से बना था। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि $73 मिलियन में आप वास्तव में आप मंगलयान बना देते हैं और एक फ़िल्म बनाने के लिए दूसरी तरफ आपको $108 मिलियन लग जाते हैं। नहीं, कहीं न कहीं कुछ भारी चूक हो रही है। आप अगर 1930, 40, 50 के दशक में देखें तो वास्तव में 2 कारों को टकराया जाता था क्योंकि उसमें कोई पद्धति नहीं थी, ताकि आपको एक्शन और स्टंट्स के सीन दिखाने पड़े तो वही आपके पास एक तरीका था, कोई और विकल्प नहीं था। आज जब जैसे-जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स विकसित हुआ, आज तो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है AI में, तो आज वो सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा होता है और आपकी ये जो लाखों की जो 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 खर्चा होता था ना आपका, वो बचता है। आपको आज बाइक को, कार को टकराने की ज़रूरत नहीं है। आप वो दिखा सकते हैं कंप्यूटर में एनिमेशन से या फिर ग्राफिक्स के ज़रिए। तो ये जो खर्चा हमारा बचता है, ये कोई हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें गलत हो रही है कंप्यूटर में एडवांसमेंट के साथ, तो सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें इसे अलग तरीके से देखना चाहिए। बाकी सब विषयों पे मैं बात नहीं करूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा है, बाकी बहुत सारे विषयों में इसका खतरा है AI रोबोटिक्स का। लेकिन सिनेमा केवल एक सिनेमा ऐसा माध्यम है, मैं कहूँगा आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें सभी बिंदुओं को जोड़ कर देखना चाहिए। वी मस्ट cover all bases when we are talking about the pros and cons of AI in art and entertainment। क्योंकि अगर आप देखें इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है, पहले तो थिएटर ही था ना। आप पहले नाटक, इससे ही इसके माध्यम से ही हम कला को समझते थे। जो नाटक है, थिएटर है, रंगमंच है। उसके बाद फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर मूवीज़ आई, फिर उसमें भी अलग अलग फिल्म फॉर्मेट्स की इवोल्यूशन हुए। साइक्लोरामा है, पैनोरेमिका है, जितने भी इवोल्यूशन है, टॉडेओ 35 mm बहुत एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना गया। फिर अलग अलग उसमें भी इवोल्यूशन आए एस्पेक्ट रेशियो पे, उस पर काफ़ी ऑप्टिमाइजेशंस हुई 70 mm। फिर उसके बाद IMAX जैसे थिएटर है आज हैं, डिजिटली प्रोजेक्ट होते हैं। तो इवोल्यूशन बहुत हुआ है, फॉर्मेट्स में भी हुआ है और इवोल्यूशन होता रहता है। तो जिस समय ये सभी चीज़ें आ रही थी, उस समय तो आपने नहीं सोचा कि थिएटर रंगमंच को कमज़ोर किया जा रहा है, और वही हुआ। तो जब आज एक नया एक हम लीप ले रहे हैं, तो ये कहना कि सिनेमा का माध्यम चला जाएगा, और सबसे ज़्यादा विरोध हड़ताल जो हॉलीवुड में हुआ था, वो जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर डायरेक्टर्स हैं जिनकी इक्विटी सेफ हो गई है, इतनी सेफ हो गई है कि 4-5 जनरेशन्स उनकी खा सकती है, इतने पैसे उन्होंने बना लिए। और आजकल तो सिनेमा में 200 करोड़, 300 करोड़, ये तो एक मजाक बन गया है। तो हम और आप जैसे लोग वाइट मनी से कभी सोच भी नहीं सकते शायद कि इतने पैसे अपने जीवन में देख सकें, लेकिन इतना पैसा हो गया है। तो इन्हें बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ये सही मायने में आर्ट है? ये जो फिल्मों में हम दिखाते हैं, क्या ये सही मायने में आर्ट है? किसी के लिए नहीं। चलिए आप एक्टर की बात करिए, आर्टिस्ट्स की बात कीजिए। अगर आप वास्तव में आर्टिस्ट हैं ना, तो थिएटर आपको वो माध्यम देता है कि आप सही मायने में वन टेक आर्टिस्ट अगर आप हैं, तो आप वहाँ पे करके दिखाइए। दूसरी ओर अगर फिल्म्स, सीरियल्स की बात करें, वेब सीरीज़ की बात करें, आपके पास इतने रिटेक्स के ऑप्शन मिलते हैं, इतने तरीके से कट शॉट लिया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, मास्टर शॉट लिए जाते हैं, क्लोज शॉट लिया जाता है, इतनी एडिटिंग होती है कि इसमें आर्ट तो बहुत कम है, वो तो सेंटर स्टेज पे नहीं रहता, और कुछ भी करके कुछ भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में, क्रोमा से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, हम और आप जानते हैं आज एडिटिंग के द्वारा। तो क्या ये सच्चा आर्ट हुआ, या फिर थिएटर में रंगमंच पे जो एक वन टेक शॉट आपको देना पड़ता है, आपने फंबल किया तो क्या किया, वो तो शॉट आपका, वो सीन जो है वो तो आपका बिगड़ गया, उसके लिए आपको रिहर्सल ठीक से करनी थी, और आपके पास वन टेक ही होता है थिएटर में। किसे आप मानते हैं सच्चा आर्ट, किसे मानते हैं? और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो थिएटर है वो आज इतना डाइंग मीडियम क्यों बन रहा है, और ये जो सिनेमा का माध्यम है ये कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ ग्रो कैसे कर रहा है? 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ये तो संख्या बढ़ती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये रिच और पुअर के बीच जो एक खाई है, ये बढ़ती जा रही है, ये डिवाइड? कौन इसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है? निर्देशक, निर्माता, एक्टर्स। और कुछ कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है नए नए एक्टर्स की, आर्टिस्ट्स की, कि हम तो नेपोटिज्म के शिकार हैं,
और हमें वो दर्जा नहीं मिल पा रहा। ये अच्छी बात उन्होंने रखी है, लेकिन ये वही लोग कह रहे हैं जो करोड़पति हैं आज, अरबपति नहीं बन पा रहे। तो उनकी शिकायत अपने लिए है, आपको लेकर नहीं है। समाज सेवा के लिए वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। असली जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो आपको फिल्म इंडस्ट्री जहाँ कहीं भी है, अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो आपको गली गली में दिखेंगे। उनके दर्द को आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या किससे गुजरते हैं। हर दिन जो ऑडिशन के लिए निकलते हैं और उनके साथ उनकी जो दिनचर्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। कई लोग भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो ये कहना कि फिल्म इंडस्ट्री को एक डिसरप्शन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आर्ट को सबसे बड़ा खतरा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है फॉर्मेट्स में। कल 1913-14 तक कुछ और था फॉर्मेट, 1930-40 के दशक में कुछ और आया, फिर 1960-70 में कुछ और आया। अभी अभी मैंने आपको कहा इतने सारे इवोल्यूशंस हुए हैं। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इवोल्यूशन को रोकने से, आप होने से नहीं रोक सकते। अब एक कॉल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आज हमें ये लेना चाहिए कि जिस तरीके से कुछ अच्छी बातें ये हुई कि पहले आपको स्टंट दिखाने के लिए कारों को टकराना पड़ता था, आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, रियल क्रैशेस करवाने पड़ते थे। आज आप कंप्यूटर से करते हैं और आपके पैसे बचते हैं। वही चीज़ें अगर आपकी नीयत सही है तो आप कुछ अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंट्री से। मुझे लगता है कई मायने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को फिल्म, केवल सिनेमा, बाकी चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, केवल ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें एआई को आने देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। जॉब लॉसेस होंगी, लेकिन उससे बड़ा खतरा आज है। आज जो हो रहा है ना, क्योंकि आप कभी फिल्म सेट पे गए नहीं, आपने बैकएंड में वो वर्कफ्लो देखा नहीं क्या होता है। आज सीधे तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन है, सेलिब्रिटी कल्चर है। कुछ लोग सेलिब्रिटी बनेंगे, टॉप के कुछ लोग, और नीचे जो क्रू मेंबर्स जितने होते हैं उनकी लाइफ आपने देखी नहीं है, तो आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि वही ठीक है। नहीं, ये मॉडल ठीक नहीं है। और ये हमने केवल कॉपी किया है क्योंकि बाहर ऐसा होता था, हमारे यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ जिस पर्पज़ से शुरुआत के जो पुरोधा लोग थे, दादा साहब फाल्के जी और कई लोग, जिन लोगों ने शुरुआत में जो सिनेमा यहाँ पे जिस तरीके की बन रही थी, आप देखिए उसका पर्पज़ कुछ और होता था। बाद में भी हाल तक 1950, 60, 70 के दशक तक भी मनोज कुमार जी ने सिनेमा को माध्यम को यूज़ करके और ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिसमें देश में जो एक जो 1947 की जो चिंगारी बुझ रही थी, उसे फिर से प्रज्वलित किया, उसे फिर से रिग्नाइट किया। तो सिनेमा का यूज़ किया उन्होंने सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऋषिकेश दा ने, ऋषिकेश मुखर्जी ने छोटी छोटी विषयों पे ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, इतना बड़ा बड़ा उन्होंने मैसेज दिया। बावर्ची हो, आनंद हो, उनकी कई फिल्में हैं। हर फिल्मों में उनकी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होती थी। चाहे वो कॉमेडी फिल्म भी बनाते थे ना, उसमें भी उनकी कुछ सोशल इम्पैक्ट, सोशल गुड जरूर एक टेक अवे बनकर आती थी। तो हाल तक वो हो रहा था कि सिनेमा के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बाद में क्या होने लगा, पिछले 30, 40, 50 सालों में तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई। और डायरेक्टर्स तो खुलेआम डंकी की चोट पे ये कहने लगे कि हमने समाज का ठेका नहीं लिया है, हम यहाँ आए, हम मूवी बना रहे हैं, आपको देखना है तो देखिए, और हम पैसे कमाने आए हैं, हम नेम एंड फेम एंड मनी उसके लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका अगर सही है। और ये मेरे मन में सबसे ज़्यादा उस समय उठा था जब मैं सेट पे मैंने देखा था आर्टिफिशियल रेन का एक सीक्वेंस देखा था। और मुझे लगा था कि उस वक्त जिस समय ये शूट हो रहा था, ये सीन, उस समय बहुत भीषण एक ड्रॉट, सूखा चल रहा था विदर्भ में, महाराष्ट्र में। और उस समय में पानी को आर्टिफिशियली टैंकर से लाकर रिटेक्स आफ्टर रिटेक्स लेना, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको एक काल्पनिक, एक रोमांटिक शॉट दिखाना है और वो सीन ठूसा गया है ज़बरदस्ती का। ये मुझे लगा हम बहुत गलत कर रहे हैं, सिनेमा का इस्तेमाल इस माध्यम का बहुत गलत कर रहे हैं। और इसीलिए जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मुझे लगता है आज अगर कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम वो रिक्रिएट कर पाए उस तरीके का बिना पानी को वेस्ट किए, तो ये हमारी असफलता नहीं है, मेरी दृष्टि में ये हमारी सफलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कर पाए कि उसका इस्तेमाल करके अगर हम बिल्कुल फिल्म को देख पाए जैसे आज हम देखते हैं, रियल लाइव वीडियोस की तरह, तो मेरी दृष्टि में हम पीछे नहीं जा रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो पैसे आपके बचते हैं।
और उस पैसे से आप समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। और आपको अनावश्यक टैंकर लाकर और पानी ऊपर से आर्टिफिशियल रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गानों की शूटिंग करनी है, रिटेक्स लेने हैं बार बार, पानी वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एआई सब कुछ कर रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से तो केवल एनिमेशन फिल्में बनती है। जी नहीं, आने वाले समय में लाइव फिल्में भी बनेंगी, आप देखेंगे ये होगा, ये बदलाव। और ये अगर डैली और कौन कौन सी मिडजर्नी, तमाम तरीके की कंपनी, अभी तो डीप सीक और इन लोगों ने भी इस पे अभी काम करना शुरू किया है। जो ओपन एआई है वो इस पे काम कर रही है। तो लाइव वीडियोस और कुछ कुछ कंपनीज आ भी चुकी हैं, आने वाले समय में और आएंगी, शायद अगले 1-2 वर्षों में ये खेल बिल्कुल ही पलट जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहाँ पे आप सिनेमा थिएटर में जाएंगे, थिएटर एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आप जाइए 70 में आप वो देखिए। लेकिन वहाँ पे जो आप देखेंगे पर्दे पे लाइट एंड साउंड का खेल, और जो स्टोरी, कथानक, प्लॉट और एक्टर एक्ट्रेसेस, साउंड, म्यूज़िक सब कुछ देखेंगे, वो एआई के माध्यम से होगा, विथ लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। पूरी तरह तो हम ख़त्म शायद ना कर पाएँ, विथ मिनिमल इंटरवेंशन। और मेरी दृष्टि में ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। इसके कुछ विषयों पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गलत है ये मैं नहीं मानता हूँ। और अभी जो चल रहा है स्टेटस को, ये बिल्कुल सही है ये मैं नहीं मानता हूँ। स्टेटस को मेरी दृष्टि में सिनेमा जगत में सही नहीं है। इसका समाधान क्या है? आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का होगा क्या? होगा ये कि हम सही मायने में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट शुड मूव टुवर्ड्स थिएटर, रंगमंच। दिस इज़ वेयर इट रियली बिलोंग्स। तो आज अगर आप वर्ल्ड थिएटर डे को ये सुन रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि 2 या 3 महीने में एक बार कोई ना कोई नाटक देखने ज़रूर जाएं। आप नहीं जाते, उसकी वजह से थिएटर जो है, ये रंगमंच, ये डाइंग मीडियम बन रहा है। जो सच्चा आर्ट है ना, जो वन टेक आर्टिस्ट्स, जो सही मायने में जो आर्ट, जिन्होंने आर्ट को बचा कर रखा है, जिन लोगों ने अपनी भूखमरी गरीबी को झेलते हुए भी, उन्हें थोड़ा सा इनकरेज कीजिए। एक ऐसा रिजॉल्व बना लें कि मैं जितनी बार थिएटर मल्टीप्लेक्स में जाऊंगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट उतनी बार मैं नाटक देखने ज़रूर जाऊंगा। 300 का 500 का टिकट मैं मूवी देखने के लिए देता हूँ, तो 250-300 का एक नाटक अगर किसी थिएटर रंगमंच में हो रहा है तो मैं वो ज़रूर जाकर देखूँगा। और नाटक देखने के बाद आपको जो एक रियल इमोशंस इन द मोमेंट एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपको सिनेमा में नहीं मिलता। सिनेमा में आप डिजिटली प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, और आपको पता है कि वो तो लाइट एंड साउंड का खेल है, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में पता है। और कई समय आप उस कहानी से ज़्यादा आप अपने हीरो हीरोइन, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, विलेंस, इनको आप अपने दिमाग में याद रखते हैं। लेकिन जिस वक्त आप नाटक देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, और उस समय जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं ना, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ फॉल्सिफिकेशन इन द लाइव मीडियम ऑफ थिएटर। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का आप उत्तर ढूंढें। और मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 99% लोगों को इसका उत्तर नहीं पता। परफॉर्मेंस आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स? आप कहेंगे दोनों एक है, दोनों एक नहीं है। इसीलिए क्योंकि अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता कि दोनों में अंतर होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों का रुझान थिएटर में लौटे, और थिएटर एज ए मीडियम मस्ट सर्वाइव, बिकॉज दिस इज वेयर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट रियली बिलोंग्स।